जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी गद्य साहित्य का सीरीज लेकर चल रहे हैं और ये जो है पुस्तक आप देख रहे हैं, इसमें खंड 2 उपन्यास विधा से संबंधित है। और प्रीवियस के क्लासेज हमने जितने कराए करीबन 5 क्लास आपका हुआ है, जिसमें प्रेमचंद से पूर्व जितने भी उपन्यास थे, चाहे वो ऐतिहासिक उपन्यास हो, घटनात्मक उपन्यास हो, या साथ ही साथ आप देखेंगे कि सामाजिक उपन्यास और उपन्यासकार, इन सभी पे हमने जितना भी आपके खंड 2 में एक तरीके से डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के गद्य साहित्य के इतिहास में जितने भी लोगों का उल्लेख किया गया है, उन पे सविस्तार हमने बात कर ली है, यानी पर चर्चा हो गया है। और इसके बाद हमने जैसा कि आपको ये बताया था कि जो हमारी क्लासेज होंगी, वो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ के बारे में विषय वस्तु से परिचित कराने के लिए आपको फैक्ट का सहारा लेंगे, यानी उससे रिलेटेड तथ्य पे बात करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट पे, फिर पीवाईक्यू पे। हमने पिछले 5 क्लास में यही चीज़ का अनुसरण किया है कि आपको, जैसे हमें पहले उपन्यास के संबंधित जानकारी देना था, तो उपन्यास के बारे में हमने सविस्तार आपको गाइडों का प्रयोग करके किस तरीके से कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उससे अवगत कराया। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे बात किए कि किस तरीके से जो है किशोरी लाल जो है, जिनके द्वारा उपन्यास का विभाजन किया गया, जिसको प्रासंगिक माना गया है, तो उसके आधार पे आपको सबसे पहले हमने सामाजिक उपन्यास के बारे में बताया, उसमें कौन से उपन्यासकार रहे, उनके बारे में बात की। उसके बाद आपने देखा कि ऐतिहासिक उपन्यास की चर्चा की गई थी, और ऐतिहासिक उपन्यास के बाद आप देखेंगे जो चर्चा किया गया था वो घटनात्मक उपन्यास में जासूसी उपन्यास और साथ ही साथ तिलस्मी अयारी उपन्यास। तो इन पे हमने विस्तार से चर्चा कर लिया और आपका जो पहला पड़ाव था वो कंप्लीट हो गया। आज हम जो बात करने वाले हैं, आप यहाँ पे इंडेक्स देखेंगे और यहाँ पे एक चीज और भी देखिए, उपन्यास के प्रकार में आपने सामाजिक उपन्यास इसमें देखा था, सामाजिक उपन्यास के अलावा तिलस्मी जादुई उपन्यास देखा, और इसके अलावा अभी आपने जो है जासूसी उपन्यास देखा। तो उपन्यास के कई प्रकार हैं, जिनमें कुछ उपन्यास से आप अवगत हो गए, वो चाहे ऐतिहासिक हो, सामाजिक हो, जासूसी हो, घटनात्मक हो, तिलस्मी जादुई हो, इन सारे उपन्यास से आप ऑलरेडी परिचित हो चुके हैं। बाकी धीरे-धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, तो और भी उपन्यास को अलग-अलग जो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, वो आपको देखने को मिलेगा। एक बार हम नज़र दौड़ाते हैं कि जो इनका ये गद्य साहित्य की विधाओं में अगर देखें, तो जो इंडेक्स है, इसमें आप देखते हैं कि दूसरा जो खंड है, वो हिंदी गद्य की विधा का विकास का है। तो हमने जो है, इसी में आपको सबसे पहले कहा था कि उपन्यास विधा पे हम चर्चा करेंगे, और उपन्यास विधा की जर्नी में आप देखिए कि आपने कौन-सा पड़ाव पार कर लिया यहाँ पे। हिंदी उपन्यास के विकास में हमने जब बात किया था, तो शुरुआत इसी से किया था कि कैसे-कैसे इसकी जर्नी रही, कैसे बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत से मिलकर हमारे यहाँ का उपन्यास आया। और फिर प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में प्रेरणा स्रोत क्या रहा, वर्गीकरण, सामाजिक उपन्यासकार और उपन्यास कौन से रहे, ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार कौन रहे, घटनात्मक उपन्यास तिलस्मी अयारी, घटनात्मक जासूसी, घटनात्मक उपन्यास और अद्भुत घटना प्रसाद, और साथ ही कुछ ऐसे उपन्यास थे जिनका अनुवाद किया गया हिंदी में, तो उन पे हमने सविस्तार जो है चर्चा किया। और फिर अंततः आपने देखा कि निष्कर्ष के साथ ये खत्म किया गया कि ये जो उपन्यास है, प्रेमचंद जी ने स्वयं कहा कि अगर कुछ ऐसा उपन्यास लिखा जाता है जो समाज को उस तरीके से सिर्फ मनोरंजन प्रधान हो, चटकीली-मटकीली हो और यथार्थपरक चीज़ें नहीं लिखी हों, तो उस मतलब उस उपन्यास को देखें तो उतना समाज की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध नहीं होता। और फिर आप देखते हैं कि जो ये 1877 से जर्नी शुरू हुआ था, आप 1877 से वही लगभग भागवती से शुरू होता है, और ये 1918 में जब प्रेमचंद जी का सेवा सदन उपन्यास आता है, तभी से हम मान के चलते कि ये जो कालखंड है, जिसमें भारतेंदु प्लस द्विवेदी काल का जो समय है, इतना मतलब 1850 से 1918 के आसपास तक, इतने तक के समय में जो भी उपन्यास लिखे गए हैं, वो या तो मनोरंजन के लिए लिखा गया था, या कुछ उपन्यास की विषय वस्तु में आपने देखा कि सामाजिक सुधार की दृष्टि से भी लिखा गया। हालाँकि जो उपन्यास जैसे ऐतिहासिक वगैरह लिखे गए हैं, उसमें आप देखेंगे कि कल्पना के तत्व का ज़्यादा मिश्रण है। साहित्यिक इतिहास में देखें तो इतिहास के साक्ष्यों का अभाव है, परंतु उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये चीज़ था कि उस समय हमारे समाज से जो यथार्थ घटनाएँ थी, जो समाज की सच्ची घटनाएँ थी, वो नदारद थी। और अब जो उपन्यास आप देख रहे हैं, उपन्यास विधा में वो प्रेमचंद युगीन से शुरू होगा, यानी प्रेमचंद जी के युग से, और उनके बाद प्रेमचंदोत्तर हो गया, या आजकल जो महिला उपन्यास कथाकार आ रहे हैं, वो सभी जो लिख रहे हैं, वो समाज में क्या घटनाएँ घटित हो रही हैं, जो समाज का यथार्थ है, उसका चित्रांकन करते हैं। तो वो चीज़ आपको प्रेमचंद जी से पूर्व के उपन्यास में देखने को नहीं मिलता। अब आप यहाँ पे देखिए,
जो प्रेमचंद योगीन हिंदी उपन्यास है, इसमें तो प्रमुख रूप से आप प्रेमचंद जी को पढ़ेंगे, लेकिन अब आप ध्यान दीजिए कि आगे के आपके जो 3-4 क्लासेस डेडिकेट होंगे, वो प्रेमचंद योगीन पढ़ेंगे। तो हमें क्या-क्या पॉइंट्स दिमाग में रखना है, एक तो आपको ये दिमाग में रखना है कि प्रेमचंद योगीन हिंदी उपन्यास में एक तो प्रेमचंद जी खुद इम्पोर्टेंट है। उनके समकालीन कौन-कौन से उपन्यासकार रहे और कौन से उपन्यासकार बहुत प्रसिद्ध हुए, किस क्षेत्र में हुए, उनके कौन-कौन से उपन्यास जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फिर हम ये क्लास आपको एक बार जो तथ्य हैं इनसे रिलेटेड उनसे परिचय कराएँगे कि देखिए इस इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ऐसे कुछ आते हैं। वो फैक्ट देखने के बाद जब आप मूल टेक्स्ट देखेंगे तो आपको बिल्कुल जो है कठिनाई का स्तर लगेगा कि नहीं, आराम से समझा जा सकता है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसको भी हम साथ-साथ में कराते रहेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे देखिए प्रेमचंद योगीन हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद जी का ज़िक्र सबसे पहले किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, इनका ज़िक्र किया गया है। इसके बाद है श्रीनाथ सिंह यानी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक के बाद हैं श्रीनाथ सिंह और इसके बाद हैं शिवपूजन सहाय, फिर हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी करके हैं। इसके बाद हैं चंडी प्रसाद हृदयेश और फिर राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको खास तौर पे प्रेमचंद योगीन हिंदी उपन्यास में किन-किन लेखकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, वो है प्रेमचंद, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं, श्रीनाथ सिंह हैं, शिवपूजन शाह हैं, भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं, चंडी प्रसाद हृदयेश हैं, राजा राधिका रमण प्रसाद हैं। इसके बाद आप आएँगे तो प्रेमचंदोत्तर, जब ये आपका प्रेमचंद योगीन उपन्यास समाप्त हो चुका होगा, तब हम उस पर चर्चा करेंगे। अब एक बार आपको संक्षिप्त अवलोकन के लिए है, जो आपके नोट्स हैं, तो हम पेज नंबर 71 हाँ, यहाँ से देखिए आपको जो है एक बार ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे-कैसे जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन-कौन से होते हैं, इसके बाद जो है हम इस पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमने आपको लिस्ट दिखाया था प्रेमचंद पूर्व युग के महत्वपूर्ण उपन्यास और उपन्यासकार, तो पिछली क्लास जो आपकी समाप्त हुई थी, उसमें हमने संक्षेप सार में प्रेमचंद से रिलेटेड गाइडों का प्रयोग करके जितने भी फैक्ट थे वो सारे आपके कंप्लीट करा दिए हैं। अब आप ये नहीं कहेंगे कि हमने इस बुक से नहीं पढ़ा, उस बुक से। कोई भी ऐसे फैक्ट नहीं थे, हमने 1-2 गाइड को इंक्लूड करके सारे आपको करा दिए हैं। अब यहाँ पे अब जब आप प्रेमचंद योगीन यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो ये देखना है आपको कि प्रेमचंद जी के युग के समय कौन-कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि जो 1877 से समय था 1918 का, इसको आप किस कालखंड में देखते हैं? इसको आप देखते हैं प्रेमचंद पूर्व के समय में या तो अब जो 1918 में जब स्वयं प्रेमचंद जी ही आते हैं और लेखन में पदार्पण करते हैं, तो सबसे पहले इनका जो सेवा सदन आता है, यहीं से आपका यात्रा शुरू हो जाता है और 1936 में आपने देखा होगा कि प्रेमचंद जी का गोदान एक तरीके से कह सकते हैं कि वो यथार्थ का चरमोत्कर्ष था। उसमें जितने दृष्टिकोणों को इन्होंने अपने एक उपन्यास में समाहित किया, वो आप कह सकते हैं कि इनके जीवन का निचोड़ था। उसमें आपने चाहे वो शहरी माध्यम से या आपने देखा कि ग्रामीण जो भूमिका होरी ने अदा किया या गाँव के लोग किस तरीके से सोचते हैं, गाँव में कैसे बदहाली है, कुछ समाज में किस तरीके से अव्यवस्था है, विषमता की खाई कितनी गहरी है और फिर जो पूंजीपति वर्ग है वो किस तरीके से बढ़े जा रहा है और एक जो श्रमिक वर्ग है, वो किस तरीके से निराश्रित भाव से रह रहा है। तो आशा-निराशा के द्वंद समाज वर्सेस ग्रामीण के पूरे जो एक कह सकते हैं ना कि विहंगम दृश्यावलोकन इन्होंने उसको अपने पूरे जीवन का सार निचोड़ कर आपको गोदान में दे दिया है। और ये कह सकते हैं कि जैसे ही वेश्यावृत्ति से जो बहुत ही मुखर विषय होना चाहिए समाज का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाशिए पे धकेल दिया गया है इस तरीके से विषय वस्तु को। तो 1918 में जब इन्होंने अपनी यात्रा का शुरुआत किया, तो इन्होंने सेवा सदन 1918 यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं और वो चरमोत्कर्ष रूप आपको समाज का विभत्स रूप जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, वो यथार्थपरक अंकन ये जाके एंड करते हैं 1936 के गोदान उपन्यास से। तो आप ये पूरी यात्रा देखेंगे तो इसके केंद्र में तो प्रेमचंद जी ही हैं, लेकिन उनके समकालीन भी कुछ ऐसे उपन्यासकार रहे हैं जिन्होंने उपन्यास की यात्रा में अपना भी योगदान दिया। हमें उनको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, उनके बारे में भी जानना है। लेकिन प्रमुख रूप से जो 1918 से जो 36 का कालखंड है, उसमें प्रमुख रूप से आपको प्रेमचंद जी को ही केंद्र में रख के चलना है। अब यहाँ पे देखिए प्रेमचंद जी का समय बताया गया कि 1880
से 1936, यानी जो प्रेमचंद जी का समय यानी जन्म आप देखेंगे तो इनकी यात्रा जो शुरू होती है वो सबसे पहले बताया गया है कि 1880 में प्रेमचंद जी का जन्म होता है और इनकी जो यात्रा का समाप्त होता है 1936 इनकी यात्रा का समाप्ति भी होता है। प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या है? तो प्रेमचंद जी का मूल नाम देखें तो आप धनपत राय है ना? प्रेमचंद जी का जो मूल नाम है वो धनपत राय है और वो जो है उर्दू में नवाब तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से रचनाएं लिखते थे। तो मूल नाम तो इनका धनपत राय है, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो है उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे और हिंदी में ये जो भी लिखते थे, हिंदी में ये प्रेमचंद नाम से रचनाएं लिखते थे। धनपत राय को जो धनपत राय हैं उनको प्रेमचंद नाम जो है उर्दू पत्र ज़माना के संपादक थे दया नारायण निगम ने, यानी इनको ये नाम किसने दिया था? तो प्रेमचंद जी का वैसे तो मूल नाम धनपत राय था, वो उर्दू में नवाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम जो है उर्दू पत्र ज़माना के संपादक थे दया नारायण निगम, इन्होंने जो है इनको प्रेमचंद नाम दिया था। यानी पहले ये जो थे मूल नाम देखिए धनपत था और उर्दू में जब लिखते थे तो नवाब राय से लिखते थे। हिंदी में इनको प्रेमचंद कहा गया, लेकिन हिंदी में ये प्रेमचंद नाम अपना स्वयं से नहीं रखे, बल्कि प्रेमचंद नाम उर्दू पत्र ज़माना के जो संपादक थे, यानी जो ज़माना पत्रिका निकलता था उसके जो संपादक थे, संपादक जो दया नारायण निगम थे, वो इनको जो नाम दिए थे, वो नाम दिए थे इनको प्रेमचंद। तो आपको ये क्वेश्चन आता है कि किसने इनको प्रेमचंद नाम दिया? तो दया नारायण जो दया नारायण निगम है इन्होंने दिया था और दया नारायण निगम कौन थे? ये ज़माना पत्रिका जो निकलता था उसके संपादक थे। अब हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में अगर आप देखें तो इनके आगमन से यानी प्रेमचंद जी के आगमन से हिंदी उपन्यास पहले आप जैसे रोमांच है, काल्पनिकता है, नैतिक उपदेशों से भरा आप उपदेश पूर्ण जितनी भी रचनाएँ देख रहे थे पूर्व के प्रेमचंद पूर्व में तो उसमें आपने क्या देखा? जो भी उपन्यास देख रहे थे या तो समाज सुधार की दिशा था, मनोरंजन परक था, तिलस्मी था, एयारी था, जासूसी था, अनुदित था। यथार्थ उपन्यास का आप कह सकते हैं पूरे कालखंड में अभाव देखने को मिला था। तो प्रेमचंद जी के आगमन से जो विषय वस्तु पहले जिसको केंद्र में रख के जो जनता है जिनको टारगेट करके लिखा जाता था, उसमें रोमांच है, काल्पनिकता है, नैतिक उपदेश से भरा पड़ा है और समाज की सच्चाई गायब है। तो प्रेमचंद जी ने पहली बार उपन्यास परंपरा को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा। समाज तो पहले भी था, लेकिन समाज में जो समाज की सच्चाई है, उस विभत्स दृश्य को नहीं दिखाया जाता था और जब उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद जी का आगमन होता है, तो समाज की वो जो सच्चाई है, उसको इन्होंने जो है सबके सामने रखा। इसलिए इनको हम जो है उपन्यास के क्षेत्र में इन्हीं से जो है पूरे आप कहते हैं कि कालखंड का विभाजन करके देखते हैं कि प्रेमचंद पूर्व है, प्रेमचंद जी का समय है, फिर प्रेमचंद पश्चात समय है। क्यों? क्योंकि पूरी उपन्यास की यात्रा में अगर देखें, तो इनका व्यापक प्रभाव रहा। पूरे आप कह सकते हैं कि जो विषय वस्तु जिस चीज़ को केंद्र में रख के लिखना चाहिए, जो समाज में नहीं लिखा जा रहा था, इन्होंने उन मुद्दों को उठाया। प्रेमचंद जी ने लिखा है कि मैं उपन्यास को अब देखिए इनके विचार भी जान लेने ज़रूरी हैं क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कुछ बदलाव का साक्षी रहा है, तो उसके पीछे उसका कोई तो बहुत बड़ा उद्देश्य रहता है। तो प्रेमचंद जी स्वयं से ये कहते हैं कि मैं जो हूँ उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मतलब अगर उपन्यास लिखा जा रहा है उसमें ढेर सारे पात्रों का प्रयोग किया जा रहा है और इतना बड़ा उपन्यास मतलब वही ना कि जो समाज के निकट है, समाज की थाती है, समाज की अमानत है। तो सचित्र उसका अगर वर्णन कर रहा हूँ, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उनके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ और मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उनके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का जो है वो मूल तत्व है। आगे ये कहते हैं कि प्रेमचंद जी कहते हैं कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, उनका महत्व 2 कौड़ी का। कितनी बड़ी बात कही। आप किसी उपन्यास पे 4-6 घंटा अगर टाइम देंगे, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो 2 कौड़ी का आपके लिए नहीं हुआ। इसी तरीके से आप काव्यशास्त्र में भी देखते हैं, प्लेटो का आपने उनका सिद्धांत पढ़ा होगा, तो प्लेटो ने जो काव्य भाषा संबंधी सिद्धांत दिया, वो भी उन्होंने कहा कि सुंदर वही चीज़ है जो उपयोगी है। वो चीज़ सुंदर नहीं हो सकता जो अनुपयोगी है, जिसमें आपका समय भी जाया जा रहा है और समय देने के पश्चात आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसी चीज़ आपके लिए किसी भी दृष्टि से उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पे प्रेमचंद जी कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का अगर देखें तो जो है चित्र मानता हूँ और मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उनके रहस्यों को खोलना ही वो जो उपन्यास है उसका मूल तत्व है। आगे प्रेमचंद जी लिखते हैं कि वे रचनाएं
जो सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से लिखा जाए, जिनमें कुछ भी उद्देश्य नहीं हो सार्थक करने का, अगर आप उसमें कुछ मादा ना हो, तो वो 2 कौड़ी का है, कोई मतलब नहीं है ऐसे उपन्यास का पढ़ने का। अब हमने आपसे इससे पहले भी ज़िक्र किया था कि आपको कुछ उपन्यास वगैरह हैं, अगर आप सारे नहीं पढ़ सकते हैं इस यात्रा में, तो अच्छी बात ये है कि कुछ का इस तरीके से ना आप देखिए फ़िल्मांकन किया गया है प्रसार भारती वगैरह पे। कुछ ऐसे हैं जिन पे ये जो च आपको गबन है, वरदान है, सेवा सदन है, प्रेमास्त्र है, रंगभूमि है, इनके पुराने आप देखेंगे एपिसोड पड़े हुए हैं। तो कम से कम आप प्रेमचंद जी को पूरी तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम उनको देखने से आपको ये तो लगेगा कि हाँ, इन विषय वस्तु को केंद्र में रख के प्रेमचंद जी ने कितना मतलब समाज को देने का प्रयास किया है, उनकी दृष्टि को कम से कम समझ पाएँगे। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप सारे उपन्यास को इनके नहीं पढ़ पा रहे, तो कुछ ऐसे हैं कुछ आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, जैसे बज़ारे हुस्न करके, गौ से आफ़ियात करके, यानी जो प्रेमाश्रम है, अगर आप प्रेमाश्रम करके सर्च करेंगे तो शायद नहीं मिले। वही चीज़ आप गौ से आफ़ियात करके करेंगे, क्योंकि देखिए, ये सब जो था ना पहले उर्दू में था, उर्दू से इसको जो है जो मूल रूप से नवाब राय नाम से लिखते थे, तो ये उर्दू में उपन्यास लिखे थे। बाद में जब इन्हें लगा कि हाँ, ये हिंदी में रूपांतरित होके लोगों तक अनुवाद कर, तो यहाँ पे देखिए जो हम चर्चा कर रहे थे दरअसल वो वीडियो पॉज़ हो गया था। हाँ, तो आपको ये बता रहे थे कि यहाँ पे जो आप इनका यानी मुंशी प्रेमचंद जी का देखेंगे, तो मुंशी प्रेमचंद जी जो है इसके पहले आप देखते हैं कि जो भी लिखते थे उर्दू में ज़्यादातर उपन्यास था, और हम आपको बता रहे थे कि कैसे इनका फ़िल्मांकन किया गया है और वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। यानी अगर आप उन वीडियोज़ को और देखते हैं तो बाय द वे आप नहीं भी पढ़े हों, लेकिन बहुत हद तक मुंशी प्रेमचंद जी को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास के बारे में बात करें तो प्रेमचंद जी के जो उर्दू उपन्यास हैं, फिर बाद में उसका हिंदी रूपांतरण हुआ। तो कौन-कौन से ऐसे उपन्यास हैं इनका जो क्वेश्चन है ना वो उर्दू वाले नाम से भी आता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को जो होता है हिंदी रूपांतरण और वो जो वर्ष है वो तो पता रहता है, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि किसना जो है 1907 में जो है किसना जो है ये किसका उपन्यास है, या किसना को जो है किस नाम से हिंदी में रूपांतरित किया गया, तो आपको यही नहीं पता होगा कि जो किसना उपन्यास है वो किसका है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो किसना उपन्यास है, जैसे ये उनका 1907 में, तो जो किसना है 1907 में, तो ये गबन नाम से जब हिंदी में ये मतलब हमारे सामने आता है तो गबन नाम से आता है 1931 में, है ना? अब एक-एक करके आपको उर्दू शीर्षक और हिंदी रूपांतरण वर्ष दोनों ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है। अब जैसे इन्होंने सबसे पहले 1903 से 5 की बात है, अब देखिए 1918 में हम बताते हैं सेवा सदन, जब से माना जाता है कि प्रेमचंद जी का जो है समय उपन्यास विधा में शुरू हो चुका होता है। लेकिन असरारे महाबीत करके 1903 से 5 के समय में ये जो उपन्यास लिखते हैं उर्दू उपन्यास, और इसका जो रूपांतरण होता है वो देव स्थान रहस्य नाम से होता है 1905 में। तो असरारे महाबीत 1903 और इसका रूपांतरण आप देखेंगे तो देव स्थान रहस्य नाम से 1905 ईस्वी में। इसके बाद है हम खुरमा ओ हम सबाब, हम खुरमा वो हम सबाब करके ये 1906 ईस्वी में आता है, और जो हम खुरमा वो हम सबाब करके 1906 में होता है। ये फिर बाद में प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में, यानी हम खुरमा वो हम सबाब करके ये तो उर्दू में ये लिखे होते हैं, लेकिन प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो इस नाम से होता है, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह करके। इसके बाद आप देखिए किसना उपन्यास, तो जो किसना उपन्यास है 1907 ईस्वी, किसना उपन्यास का देखेंगे तो ये जो रूपांतरण होता है ये गबन नाम से होता है, और गबन नाम से ये 1931 ईस्वी में होता है। इसके बाद देखिए जलवा ये इसार करके है, तो जो जलवा ये इसार करके है वो 1912 ईस्वी में, मतलब ये उर्दू में आता है, और इसका जब रूपांतरण आप देखेंगे तो वरदान नाम से आता है, वो भी 1921 में है। इसके बाद बजारे हुस्न, सेवा सदन, तो आपने हो सकता है सेवा सदन नाम सुना होगा, बजारे हुस्न नहीं सुना होगा। बजारे हुस्न इसीलिए हमने कहा था कि इसमें जो वेश्यावृत्ति का जो मुद्दा है उसको मुखर रूप से उठाया गया, तो बजारे हुस्न यानी बाजार की जो हुस्न है, तो यहाँ पे उसी चीज़ को, उसी विषय वस्तु को, उसी केंद्र को रख के यहाँ पे उस जो मतलब समाज की एक तरीके से कह सकते हैं ना कि हाशिए पे रखी गई समस्या है, उनको बहुत ही मुखर रूप पे जो है प्रेमचंद जी ने बजारे हुस्न में उठाया है। वेश्यावृत्ति कैसे हमारे समाज को एक तरीके से मतलब कि हमारे समाज में एक तो वहाँ पे उन्हें इज़्ज़त भी नहीं मिल रहा है, और उनकी क्या कंडीशन है और किन परिस्थितियों में जो है कोई भी लड़की इस तरीके से देह व्यापार करने के लिए जो है आगे आती, तो मतलब आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से, और इसको अगर आपको, हमने कहा ना कि अगर आपको इसका रूपांतरण देखना तो बजारे हुस्न नाम से सर्च करिएगा तो आपको मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए गोसाए आफियात, गोसाए आफियात जो है प्रेमाश्रम,
प्रेमाश्रम जो कि 1922 में इसको यानी जब कन्वर्ट करते हैं तो गोसाए आफियात को प्रेमाश्रम नाम से जो है रूपांतरण किया गया, नहीं हिंदी रूपांतरण इसका प्रेमाश्रम नाम से, तो ये 1922 ईस्वी में हुआ। इसके बाद चौगाने हस्ती, देखिए जो चौगाने हस्ती है, ये चौगाने हस्ती का जब ये अनुवाद किया जाता है तो ये रंगभूमि नाम से होता है। रंगभूमि जो कि 1925 का जो है कालखंड, तो रंगभूमि नाम से चौगाने हस्ती को किया गया। इसलिए आप ये जितने भी आपको लिस्ट दिए गए हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए हमने इनको हाईलाइट किया क्योंकि ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। तो असरारे माबिद 1903 से 5, देवस्थान रहस्य नाम से हो 1905 में, हम खुरमा व हम सबाब करके 1906 ईस्वी इसका जो रूपांतरण किया गया हिंदी में, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह करके है। कृष्णा 1907 ईस्वी, कृष्णा जो कि गबन 1931 हो गया। जलवा ए इसार करके वरदान 1921 ईस्वी, बजारे हुस्न करके 1917 में, सेवा सदन नाम से 1918 में, फिर गौसाए आफियात प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, चौगाने हस्ती रंगभूमि 1925 ईस्वी। इसके बाद आप देखिए जो प्रेमचंद जी हैं, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी? जैसे हमने कहा कि प्रेमचंद जी को प्रेमचंद नाम किसने दिया, क्योंकि उनका नाम धनपत है, नवाब है, लेकिन उनको प्रेमचंद किसने कहा? तो आपने देखा कि दया नारायण निगम ने उनका नाम जो है, जो जमाना पत्रिका के संपादक थे, उन्होंने दिया। ऐसे ही जो प्रेमचंद जी को जब हम कहते हैं कि ये उपन्यास सम्राट है या कथाकार सम्राट है, ये किसने कहा? तो सुप्रसिद्ध बांग्ला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा, है ना। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा ये तो उपन्यास के सम्राट हैं। और शरद चंद्र की जीवनी अगर आपने जो विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा हुआ है आवारा मसीहा करके, कि कैसे एक व्यक्ति जिसको समाज आवारा समझता है, लेकिन वो व्यक्ति जो दुनिया की नज़रों में आवारा है, समाज की नज़रों में, क्योंकि देखिए हमारा समाज हमारे लिए एक सामाजिक मानदंड तय किया होता है। अगर आप उस दृष्टि से व्यवहार करते हैं तो आप अच्छी की श्रेणी में आएंगे, और अगर उस सामाजिक ताने बाने के दायरे में नहीं आते, आप कुछ अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, तो आपको ये समाज ना बिल्कुल एक तरीके से कहिए कि दरकिनार कर देगा। तो किस तरीके से जो शरद जी को लोगों ने आवारा कहा, और आवारा से वो जर्नी विष्णु प्रभाकर ने जब इतना खोजबीन सब कुछ किया कि वो व्यक्ति आवारा समाज की नज़र में था, लेकिन उसके पास जब आप करीब जाओ तो उससे बड़ा मसीहा और कोई ही नहीं हो सकता। जो मसीहा का चोला पहन के घूम रहे हैं, दरअसल वो मसीहा नहीं है, वो तो आप कह सकते हैं कि एक रंग का आवरण है जो समाज ने मानदंड तय किया है। तो आपको छद्म भेष में वो आके दिखाते कि हम तो दुनिया के सबसे बड़े मसीहा हैं, लेकिन जो सच में मसीहा होते हैं, जो सच में समाज का उपकार करते हैं, वो कभी दिखा के नहीं करते। आवारा मसीहा आप पढ़ेंगे। और जब शरद जी की जीवनी के बाद मैंने कुछ उनके उपन्यास पढ़े, जैसे चरित्रहीन है, और इसके बाद श्रीकांत है, और इसके अलावा आपने जो देवदास देखा होगा, देवदास तो मूवी ही देखा होगा, तो देवदास किस तरीके से उन्होंने लिखा, ऐसे ओझल नारी का इतिहास है, और नारी की उन समस्याओं को इन्होंने उठाया था, मतलब जिसको आप सोच भी नहीं सकते। हम तो कहते हैं कि सरस साहित्य अपने आप में इतना ज़्यादा समृद्ध है, और इसीलिए शायद विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा जो है लिखा, और आपको हम यही कहेंगे कि आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए वो जीवनी, और इसके बाद सरस साहित्य से भी थोड़ा इंटरेस्ट जगाना चाहिए। देखिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो खुद उस चीज़ को समझता है कि किन विषय वस्तु को उठा के समाज का उद्धार किया जा सकता है, वही किसी को कथाकार सम्राट की संज्ञा दे सकता है, ऐसे नहीं दे सकता। पूरे जीवन काल में आप मुक्तिबोध को देखिए, तो पूरे जीवन भर संघर्ष करते रहे, शायद ही उनको उस तरीके से जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उस समय मिला, नहीं मिला। और आप देखिए कि यहाँ पे सुप्रसिद्ध बांग्ला कथाकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, और इनकी भी यात्रा आप देखेंगे ना विषमताओं से भरी। हालाँकि एक समय के बाद धन की कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन जो समाज में सबसे ज़्यादा सामाजिक योगदान देने वाले व्यक्ति, तो हमारे यहाँ पे साहित्य की बहुत दुर्दशा है ये चीज़ कि जिन्होंने समाज में क्रांतिकारी बदलाव के वो वाहक रहे हैं, उनको उस तरीके से स्थान नहीं मिला। उन्हीं में शरद जी भी आते हैं, और एक बड़ा व्यक्ति ही दूसरे को उस उदार हृदय से कह सकता कि वो भी सम्राट है, अपने समय का वो भी राजा है। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी थी। प्रेमचंद ने अपने अधिकतर उपन्यास पहले उर्दू में लिखे थे। उर्दू में लिखने के बाद ये स्वयं उनका हिंदी रूपांतरण इन्होंने किया था, जब इन्हें लगा कि नहीं, समाज को हमें देना चाहिए, लेकिन पहले इन्होंने उर्दू में ही लिखा था। अब आगे यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट में है कि जो प्रेमचंद जी ने लिखा था पहला उपन्यास, वो इनका असरारे माबिद करके, पहला उपन्यास प्रेमचंद जी का था असरारे माबिद करके, और जो असरारे माबिद था ये इनका जो उपन्यास था वो उर्दू में लिखा गया था।
डॉक्टर नगेन के अनुसार कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। तो प्रेमचंद जी का वैसे ही पहला उपन्यास असरार-ए-मावी जो कि उर्दू में बताया गया लिखा गया है। इसके बाद आप देखिए डॉक्टर नगेंद्र जो हैं इनके अनुसार ये बताया गया है कि कायाकल्प मूल रूप से अगर देखें जो इन्होंने लिखा था वो हिंदी में लिखित कायाकल्प जो है डॉक्टर नगेन के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा कि कायाकल्प मूल रूप से इनका हिंदी में लिखित उपन्यास है। प्रेमचंद जी का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन-सा है? तो रूठी रानी। वैसे हमने देखिए प्रेमचंद पूर्व में उपन्यास में ऐतिहासिक उपन्यास पढ़े थे ना, किशोरी लाल जी का कि किशोरी लाल जी ने करीबन 65 उपन्यास लिख डाले। लेकिन वहाँ पे हमने देखा था ये सभी उपन्यास तो लिखे थे लेकिन साक्ष्यों का आपको प्रामाणिक साक्ष्यों का अभाव दिख रहा था। यहाँ पे देखिए प्रेमचंद जी ने भी कोशिश की है, एक लिखा भी है रूठी रानी करके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको लगा होगा, इनके प्रकृति के अनुकूल लगा होगा, इसलिए इन्होंने फिर बहुत ज़्यादा दाँव-पेच नहीं खेला और अपने मूल जो व्यक्तित्व है उस पे आ गए और इन्होंने जो है जो यथार्थ परक उपन्यास होने चाहिए, जो यथार्थ समस्याएँ थी समाज को जो चिंतित करने वाली थी, जिनको कोई भी अपने विषय वस्तु के केंद्र में नहीं रख रहा था, उन सारे मुद्दों पे जो है प्रेमचंद जी ने बात किया। तो एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास आपको 1907 इनका ध्यान रखना है रूठी रानी करके। और यहाँ पे आपको देखिए प्रेमचंद जी के कुछ उपन्यास के नाम दिए गए हैं और उपन्यास की विषय वस्तु को दिया गया है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, कौन से ऐसे उपन्यास हैं जिनकी विषय वस्तु को साथ में दिया गया है। जैसे आप देखिए यहाँ पे देवस्थान रहस्य करके नाम दिया गया है, तो जो इनका देवस्थान रहस्य है वो 1905 में 1905 ईस्वी में आता है और नाम से ही लग रहा है देवस्थान रहस्य, तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी ऐसा प्लेस है जहाँ पे देवता विराजमान हो, तो ऐसा कुछ उपन्यास का आधार है। तो देवस्थान रहस्य जो कि 1905 में आया था, इसमें धार्मिक स्थानों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार और पाखंड है ना? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो धार्मिक स्थान है वो तो आप आज भी देखेंगे कि मैंने कहा ना कि जो समाज उद्धारक दिखाते हैं, अपने आप को शो ऑफ करते हैं, वो सच में समाज के उद्धारक नहीं है। जिनको कल्याण करना है समाज को वो किसी भी प्रकार से कर सकता है। तो जो देवस्थान रहस्य इनका 1905 में आया, इसमें जो धार्मिक स्थान है वहाँ पे जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, उनका पाखंड जो है उसको चित्रित करते हैं। इसके बाद इनका जो उपन्यास है 1907 में प्रेमा आया। प्रेमा में इन्होंने विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया तथा आर्य समाजी उत्साह के साथ विवाह का समर्थन किया। इसके बाद सेवा सदन 1918 ईस्वी जो सेवा सदन उपन्यास है उसमें वेश्यावृत्ति की समस्या पर गंभीर विचार करते हुए इसके सामाजिक पक्ष की ओर लोगों का ध्यान इंगित कराया। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका सेवा सदन, यानी सेवा सदन में किस तरीके से जो है लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि समाज में जो परिवर्तन है तो उसमें जो सेवा सदन 1918 इसमें वेश्यावृत्ति की समस्या पे तो एक तरफ ये धार्मिक स्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार और पाखंड पे विरोध करते हैं, उनके मुद्दे को उठाते हैं और दूसरा आर्य समाजी उत्साह के साथ विधवा विवाह क्यों ज़रूरी है, तो उस पे बात करते हैं। और आपने देखा होगा इन्होंने स्वयं जो बाद में जो विवाह किया इन्होंने शिवरानी देवी से, तो आप देखते हैं कि शिवरानी देवी का भी विवाह होता है तो बाल्यकाल में ही वो जो है बाल विधवा हो जाती हैं। तो देखिए सिर्फ़ इन्होंने लिखा नहीं, कभी क्या होता है कि जो हमारे यहाँ के साहित्यकार वगैरह रहे ना, इसीलिए वो समय से बहुत आगे सोचते हैं और क्योंकि वो जब कुछ लिखते हैं या पढ़ते हैं इस तरीके से तो समाज से उनको विरोध भी सहना पड़ता। इसलिए आपने निराला जी को पढ़ा होगा या फिर प्रेमचंद जी को पढ़ रहे हैं या और भी आप हिंदी के क्षेत्र में पढ़ेंगे जो साहित्यकार वगैरह हैं, इन लोगों ने सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ लिख दिया। एक चीज़ होता है कि हमने लिख दिया, हमने कह दिया, लेकिन जब खुद पे अप्लाई करने की बात आई तो उसको हमने अपने मतलब कि उस चीज़ को अप्लाई नहीं किया। लेकिन आप यहाँ पे देखिए जैसे प्रेमचंद जी हैं, अगर वो विधवा विवाह का समर्थन करते हैं तो उन्होंने कहा भी कि उनकी जो डिमांड थी तो आपने अगर प्रेमचंद घर में है इनकी जीवनी पढ़ी होगी जो इनकी पत्नी शिवरानी देवी जी ने लिखा था। तो इन्होंने क्योंकि शिवरानी देवी जी तो जीवन भर उनके साथ रही, तो सबसे ज़्यादा करीबी वही हैं। तो उन्होंने तो बहुत पास से देखा है प्रेमचंद जी को। तो ये बताती हैं कि जो उनको विवाह करना था प्रेमचंद जी को, तो उन्होंने साफ-साफ ये कह दिया था कि हम किसी ऐसे ही लोग से विवाह करना चाहते हैं जो बाल विधवा हो, जिनका कल्याण हो, ऐसे करके। फिर आप देखते हैं कि जब शिवरानी देवी जो होती हैं बाल विधवा हो जाती है, तो उनके जो पिता होते हैं अच्छे पद पे होते हैं, तो एक इश्तहार निकालते हैं और इश्तहार में ये होता है कि कोई विवाह करना चाहता है तो एड्रेस वगैरह दिया होता है। फिर प्रेमचंद जी स्वयं से अप्रोच करते हैं और फिर जाके इनका शिवरानी देवी से विवाह संपन्न होता है। इनकी पहली पत्नी तो होती है, उनकी मृत्यु भी नहीं हुई होती है, लेकिन ये अपनी पत्नी से कह देते हैं नहीं वो मेरे लिए मर चुकी हैं। क्योंकि जो इनकी चाची आई होती हैं,
मतलब इनकी आप सौतेली माँ कह सकते हैं, वो आई होती है, इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं और जो उन्हीं के जो पिताजी होते हैं, वो इनका विवाह बहुत पहले करा देते हैं और जो पहली वाली पत्नी आई होती है, उम्र में इनसे बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा समझदार भी नहीं होती है, इनको समझती भी नहीं है, तो बार-बार झगड़ा-लड़ाई होता है। तो जो स्वयं से ये प्रेमचंद जी हैं, वो पसंद नहीं करते। लेकिन कह रहे थे वो रिश्ता चल भी सकता था, लेकिन जो इनकी सौतेली माँ थी, तो दरअसल जब ये विवाह हुआ, तो वो उनसे खटपट उन्हीं का होने लगा और जो प्रेमचंद जी हैं, उनको तो ऑलरेडी वो पसंद नहीं थी, इसलिए समय से पहले ही उनको छोड़ दिए थे। इसके बाद उनके रहते हुए इन्होंने शिवरानी देवी से विवाह किया और जीवन पर्यंत काफ़ी समय तक इन्होंने छिपाया कि हमारी पत्नी जो है हमारे लिए मतलब उन्होंने छिपाया कि हमारी पत्नी मर गई हैं, तो शिवरानी जी को भी पता था कि मर गई हैं। एक दिन क्या होता है उनके भाई आके टपक पड़ते हैं। अब जब भाई आ गए तो शिवरानी जी को पता चल गया कि उनके भाई हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपने मुझसे छिपाया क्यों? मतलब उनका ये क्वेश्चन था कि आपने मुझसे ये छिपाया क्यों कि आपकी पत्नी है? मतलब मैं क्या कर लेती अगर मतलब आप बता देते? अब ये मतलब चक्कर में पड़ गए, तो अब इन्होंने जब सोचा कि भाई अब इनको पता ही चल गया एक तरीके से तो बताना ही पड़ेगा। तो फिर जो है प्रेमचंद जी जो है कहते हैं कि देखिए जीवन में एक चीज़ हमेशा समझना है कि अगर हमने ये मान लिया किसी को कि वो नहीं है जीवन में, इसका मतलब नहीं है और अगर हमने मान लिया कि जीवन में है, तो मतलब जीवन में है। तो हम ये मानते हैं कि जो हमारी पहली पत्नी थी वो हमारे लिए नहीं है, ठीक है? तो कहते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि वो हम मान के चलते हैं कि वो हमारे जीवन में नहीं है, तो इसका मतलब वो नहीं है। फिर आप देखते हैं कि पत्र व्यवहार खुद शिवरानी देवी जी करती हैं, इनकी जो पहली पत्नी है कि दीदी करके संबोधित करती हैं कि आप आइए, हम लोग साथ में रहेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी वो नहीं आती, कहती हैं अगर प्रेमचंद जी को लेके आना होगा तो वो आएँगे हमको लिवाने। प्रेमचंद जी ना जाते हैं, उनको कहते हैं तुम्हें लाना हो, करना हो तो करो। प्रेमचंद जी को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि प्रेमचंद घर में है जो जीवनी है, उसको आप ज़रूर पढ़ें। क्योंकि पता है उस जीवनी से ना आपको एक जो प्रेमचंद जी हैं उनको समझने में बहुत ज़्यादा योगदान होगा। ऐसे तो आप शायद उनको कम समझ सकते हैं, लेकिन जब प्रेमचंद जीवनी के बारे में आप देखेंगे, उसको समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से उनको समझ सकते हैं। और मैंने चैनल पे प्रेमचंद घर में करवाया है, यूजीसी नेट के जितने विद्यार्थी हैं, तो ये हमारे यूनिट 10 में लगा हुआ है तो उसको करवाया है। बाकी जब प्रेमचंद योगीन आप पढ़ रहे हैं ना, तो प्रेमचंद जी को समझिए थोड़ा-सा, उनके जीवन वृत्तांत की उन कुछ घटनाओं को समझिए कि क्या वो अपने एक्चुअल जीवन में कैसे हैं और वो सबसे जो करीबी हो सकता है, तो उनकी जो पत्नी वो तो सबसे करीब थी और उन्होंने जिस प्रकार इस घटना का पूरा वर्णन किया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए, तो वहाँ से आप थोड़ा-सा सहयोग ले सकते हैं। अब हम बात करें कि जैसे देवस्थान रहस्य 1905 में हो गया, है ना? इसके बाद आप देखते हैं प्रेमा 1907 हो गया, इसके बाद सेवा सदन आया 1918 और इसमें सेवा सदन में वेश्यावृत्ति की समस्या को उठाया गया है। इसके बाद वरदान इनका आता है उपन्यास वरदान 1921 में आया था और जो 19 में ये वरदान करके आया था, इसमें प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। किसमें? वरदान में किया गया है। और फिर प्रेमाश्रम 1922 प्रेमाश्रम बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेमाश्रम में आप देखेंगे ना कि इसी को गौसाए आफियात नाम से जो है हमने बताया था ना कि ये जो चैनल वगैरह पे आप ढूँढेंगे तो गौसाए आफियात नाम से है। पहले मुझे भी नहीं पता था लेकिन जब हमने इसका उर्दू नाम देखा फिर हमने उसमें देखा तो मुझे लगा कि यार उर्दू भी पता होना चाहिए तभी क्योंकि पहले की जो चीज़ें बनी है तो इनका उर्दू नाम से ही लगभग बना हुआ है। तो जमींदार और किसानों के संबंध का चित्रण आपको प्रेमाश्रम में मिलेगा 1922 ईस्वी। इसके बाद रंगभूमि, रंगभूमि बहुत इम्पोर्टेंट नाटक है उपन्यास है। इसमें जो नव विकसित पूंजीवाद है और जो भारतीय परंपरा का द्वंद है, यानी आप कह सकते हैं कि आज के समय में जो एलीट क्लास कह सकते हैं, बुर्जुआ वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है जो अपने आप को बहुत समझदार वर्ग कहता है, एक वो वर्ग है, एक तरफ हमारा भारतीय परंपरा है। तो आपको रंगभूमि में नवविकसित पूंजीवाद और भारतीय परंपरा के द्वंद को व्यापक फलक पे दिखाया गया है कि कैसे औद्योगिक पूंजीवाद, राजनीतिक और बौद्धिक और प्रशासन तंत्र और उत्पीड़ित जनता का चित्रण किया जाता है। सूरदास किरदार करके है, उसके माध्यम से बहुत अच्छे से रंगभूमि को इसका भी आप देखेंगे बहुत सारे नाट्य रूपांतरण आपको यूट्यूब वगैरह पे मिलेंगे। कायाकल्प 1926 में आया था, कायाकल्प में जमींदारी प्रथा, उस समय देखिए जमींदारी प्रथा वगैरह का बड़ा बोलबाला रहता था, तो जमींदारी प्रथा का वर्णन कायाकल्प में देखने को मिलेगा और ये जो है जगदीशपुर रियासत की रानी है देवप्रिया, इनकी विलास लीलाओं के अलौकिक चमत्कारों की कथा इसमें उसका कथा गायन है और निर्मला 1927 निर्मला में आप देखेंगे कि दहेज और अनमेल विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया गया है और इनके अलावा प्रतिज्ञा करके 1929 में प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह इसका परिष्कृत रूप है प्रतिज्ञा और इसके बाद आप देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट रचना है वो गबन है ना? तो गबन जो है तो गबन तो 1931 में आया था
गबन 1931 है, इस पे फ़िल्म भी बना हुआ है गबन में गबन पे कला कृति से अगर देखें तो प्रेमचंद का अगर कहें कि प्रथम श्रेणी का उपन्यास कौन-सा है, तो यही है। क्योंकि इसमें ना दिखावे और प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा स्त्री की आभूषण प्रियता मतलब आप देखते हैं कि गबन में जो उनका पति है वो चोरी करता है, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए गहने चुराता है। बाद में देखिए भारतीय नारी का एक उदात्त रूप भी दिखाया गया है कि जब वो चोरी करके फँस जाता है और फिर जब गहने लेके आता है, जब पत्नी को पता चलता है तो वो सीधे-सीधे कहती है कि आपने हमको सही से समझा ही नहीं। अगर आप सही से समझे होते तो हमें गहनों का मोह आपको बेच के नहीं है कि आप खुद जेल में जाएँ, आप अपने जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर लें और हमें सिर्फ़ खुश रखने के लिए हमें ऐसे गहने नहीं चाहिए, हमने ऐसे गहने की कल्पना थोड़ी की थी। हमको गहना पहनने का शौक तो था, लेकिन वो शौक इस तरीके से आप पूरा करेंगे तो ये चीज़ आप ना एक दाम्पत्य प्रेम का एक मतलब चरमोत्कर्ष भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं, अगर दाम्पत्य प्रेम में देखें तो भारतीय परंपरा में है कि वो पतिव्रता पालन करने के लिए किसी भी हद तक जाती हैं, बस उनको समझने की ज़रूरत है। हाँ, ये चीज़ कह सकते हैं कि समय के साथ जो हमारी सामाजिक मानक की कसौटियाँ भी बदली हैं और जिस तरीके से इन्हें भी स्वच्छंद विचार करने का अवसर दिया गया, तो समय के साथ इनका भी बदला रूप दिखता है। लेकिन हम कहें कि जो एक सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी में जो हमारा कल्चरल वैल्यू है, वो अचानक बदल जाता है। तो हमारे यहाँ की स्त्रियों में अभी भी आप ये चीज़ देखेंगे कि उनकी प्रति जो पति के प्रति जो निष्ठा है ना, उनका वो किसी भी लेवल तक का है। तो ये चीज़ जो है प्रेमचंद जी बखूबी समझते हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने इसको जो है आपको गबन में जो है गबन उपन्यास में ये देखने को मिलेगा। आप इसको गबन में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप जब प्रेमचंद घर में हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ेंगे आप जो स्वयं उनकी पत्नी शिवरानी जी ने लिखा है, तो आप देखेंगे कि शिवरानी देवी से उनका कितना ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि आत्मीयता रहा है। वो स्त्री पर प्रेम जो हम देखने को मिलते हैं वो अद्भुत है। वही चीज़ हम आगे चल के जब अभी मनु भंडारी जी का पढ़ते हैं तो एक कहानी यह भी अपने सिलेबस में लगा यूजीसी नेट में तो वहाँ पे जब देखते हैं कि एक रिश्ता वो भी है जो समाज में एक शिवरानी देवी हैं, उस समय उतना ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है, प्रेमचंद जी एक अलग दर्जे के एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं, लेकिन आप देखेंगे मनु भंडारी में जो है आपके बंटी में तो मनु भंडारी जी हैं जब राजेंद्र प्रसाद से राजेंद्र जो हैं, उनसे जो विवाह होता है, वो उसकी कसौटी ही होती है कि एक लेखक दूसरे लेखक से मिलेगा, तो समाज में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रधारक होगा। लेकिन आप देखिए वो दाम्पत्य प्रेम उनका ऐसा होता है कि विच्छेद का कारण बनता है, ठीक है? तो ये सामाजिक मानक परिवर्तन कैसे बदला 1935-36 के दौर से फिर आप नए युग में प्रवेश करते हैं, आपके बंटी तक आते-आते जो लिखा गया है, आपने देखा होगा कि दोनों लोग मिलके एक साथ में भी एक लिखते हैं मतलब कि राजेंद्र प्रसाद नहीं है वो, राजेंद्र यादव करके हैं और मनु भंडारी हैं। तो 1 इंच मुस्कान करके आपने देखा होगा लिखे होंगे साथ-साथ। लेकिन एक उनका दाम्पत्य प्रेम देखिए, एक आप जब प्रेमचंद जी का ये एक कहानी यह भी ये प्रेमचंद घर में है, इसको देखेंगे, तो आपको ज़मीन-आसमान का फ़र्क लगेगा कि कितना परिवर्तन आ गया हमारे समाज में। एक पहले रिश्ता होता था, एक आज का रिश्ता हो गया। बहुत ज़्यादा मतलब बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं देखिए, जब कुछ लिखते रहे होंगे तो अपने परिवेश का भी तो प्रभाव रहता होगा। तो क्या प्रेमचंद जी जब खुद के जीवन में इतना ज़्यादा मतलब संयमित जीवन जी रहे थे और इतने अच्छे से प्रेम से निभा रहे थे अपने दाम्पत्य जीवन को, तो क्या उसका असर उन्हें वो स्त्री रूप देखने को नहीं मिलेगा? और वही चीज़ जो होता है, जो हमारे आस-पास घटित होता है, हमारे जीवन में हमारे जो बहुत करीब होते हैं, तो हमारे उपन्यास में भी उनका स्थान आता है। तो गबन में ना हमने आपको पहले भी कहा कि उपन्यास को जब भी पढ़िए, सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम की दृष्टि से मत पढ़िए, उसमें देखिए कि किस-किस दृष्टिकोण से बात की गई है, आखिर क्या सामाजिक संदेश आपको देने का प्रयास किया गया है। तो जब इसमें गबन में आप लास्ट ख़त्म करते हैं तो वो जो होती है यानी गबन में उनकी जो पत्नी होती हैं, तो वो इस चीज़ को कहती है कि हमारे लिए जेवर इतने बड़े थे अगर कह के देखते कि जेवर हमारे लिए कितने बड़े मतलब गलत आपने समझ लिया उस चीज़ को। तो वही चीज़ है कि वो सौदा करके जेवर पहनती तो ये तो बिल्कुल गलत ही चीज़ था। इसके बाद आप देखते हैं कर्मभूमि। कर्मभूमि 1932 बहुत ही अद्भुत उपन्यास है कर्मभूमि इनका। इसमें आपको बहुत दृष्टिकोण देखने को मिलेगा कि कर्मभूमि में किस तरीके से एक जो महिला होती है, सुखदा, जो रूप लावण्य उसका इतना सौंदर्य से फली-फूली होती है, लेकिन आप वही चीज़ देखिए कि एक जो वहाँ पे गाँव की लड़की होती है, बहुत ही सिम्प्लिसिटी वाली होती है, लेकिन जो नायक होता है यानी सुगधा का जो पति होता है, जो सुगधा का पति यहाँ पे होता है, वो रूप के पीछे नहीं भागना चाहता, वो प्रेम खोजता है हर जगह।
तो राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में यानी 1932 का दौर आप समझ सकते हैं कि कितना हलचल का दौर था। उधर असहयोग आंदोलन हो रहा है, उधर कुछ अभी आज़ादी का कुछ कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। इस हलचल के समय में प्रेमचंद जी जब लिख रहे थे तो क्योंकि कोई भी उपन्यास लिखा जाएगा तो परिवेश चित्रण तो होगा ही। परिवेश चित्रण में आप बैकग्राउंड में देखते हैं कि राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी चल रहा है, महात्मा गांधी जो है उनके नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन का अंकन हुआ है। साथ ही इसमें अछूतों के सामाजिक जीवन में स्वीकृति का सवाल दिखाया गया है और कैसे उस समय सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में हमारे यहाँ की स्त्रियाँ जिनको मौका मिला, जिनको अवसर मिला, वो बहुत ही गंभीरता से उन मुद्दों को उठाती हैं जो नॉर्मली अगर सोचा जाए तो महिलाओं के लिए सोचा जाता है कि नहीं उठा सकती हैं। तो इसमें शहरी क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर शांति कुमार एवं सुखदा तथा ग्रामीण आंदोलन का नेतृत्व करते हैं अमरकांत और आत्मानंद करके। अब बाकी विषय वस्तु पे तो हम विस्तार से अभी जब बात करेंगे मूल टेक्स्ट में तो वो सारा आएगा, यहाँ पे तो संक्षेप में ही बात कर रहे हैं। इसके बाद गोदान इनका 1936 में है और अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र रह जाता है, ये पूरा भी नहीं होता है। बाकी गोदान तो आपको पता है कि भारतीय ग्रामीण जीवन की हृदय विदारक परिस्थितियों से ओतप्रोत शहरी जीवन की झलकियां भी दिखाता है और इतने दर्शन आपके चितपट में खोल देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी भी गोदान पढ़िए, मालती और मेहता के जो दर्शन है वो कहीं ना कहीं उसमें स्वयं प्रेमचंद जी हैं और वो आपको ना एक अलग आयाम देते हैं। जिन मुद्दों पे हम आज बात करते हैं और हमें लगता है कि ये तो आज के मुद्दे हैं, आज बात हो रहा है, ये बहुत पहले प्रेमचंद जी ने उसी में इन मुद्दों को उठा दिया था। इनके अलावा 7 छोटी और बड़ी कथाएं तथा भारतीय किसान जीवन की महागाथा होरी के माध्यम से यहाँ पे चित्रित किया गया है। बाकी इनका मंगलसूत्र 1936 में आता है जो कि उपन्यास रहता है वो अपूर्ण रह जाता है, पूरा नहीं हो पाता है। इसके बाद देखिए बताया गया कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास कहा। हमने कहा ना कि प्रेमाश्रम आप देखिएगा किस तरीके से किसानों के मुद्दों को, जैसे एक जमींदार का लड़का आप देखेंगे तो लोग यही कल्पना करते हैं कि जमींदार का लड़का जैसे जमींदारी प्रथा में रहा है हर एक चीज का शोषण करना, लेकिन हर एक लोग का जो मानसिक स्तर होता है एक जैसे नहीं होता। 2 भाई हैं, राम भी हैं और एक और भाई भी है, लेकिन आप देखते हैं कि जो बड़ा भाई है उसको इन सारी चीजों से लोभ बिल्कुल नहीं होता है। वो समाज कल्याण में अपने आप को लगा देता है और लोगों को जो है न्याय दिलाने के पक्षधर होता है। लेकिन वही छोटा भाई है वो इससे बिल्कुल विपरीत स्वभाव का है और देखिए किस तरीके से अपनों में ही जंग हो जाता है। तो बच्चन सिंह लिखते हैं कि प्रेमाश्रम को एक तरीके से देखें तो हिंदी का अगर हम कहें कि कोई पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है तो वो बच्चन सिंह के अनुसार वो प्रेमाश्रम है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि महात्मा गांधी की कार्यप्रणाली, जीवन दर्शन और व्यक्तित्व के प्रति प्रेमचंद की अगाध श्रद्धा थी। ये बहुत ज्यादा मतलब गांधी जी को इतना फॉलो करते थे। प्रेमचंद घर में ये जिक्र आया है कि एक बार गांधी जी से मिलना था तो उस चक्कर में 2-3 दिन पहले ही इलाहाबाद पहुंच गए थे, लेकिन जब गए तो फिर गांधी जी से मुलाकात हो ही नहीं पाया था। फिर इसी तरीके से 1-2 बार और लाइन में लग रहे कि गांधी जी से मिलना है तो और बात में ये शिवरानी देवी से कहते भी थे कि गांधी जी जैसे बनना चाहिए, हमको गांधी जी के तरीके से बनना चाहिए, उनसे जिक्र। तो इनकी पत्नी शिवरानी जी थी तो ये कहती थी कि एक तरीके से वो समाज में अगर क्रांतिकारी के वाहक हैं, वो समाज में अलग तरीके से आंदोलन के माध्यम से समाज में परिवर्तन ला रहे हैं, तो क्या आप समाज में अपनी लेखनी के माध्यम से परिवर्तन नहीं ला रहे हैं? तो इनका हमेशा से प्रेमचंद जी का ये दुख रहता था कि हम परिवर्तन लाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम जिस जनाधार तक यानी जन-जन तक पहुँचना चाहते हैं, वो तो सारे लोग तो उपन्यास पढ़ नहीं रहे हैं। और जिनके लिए हम लिख रहे हैं, जैसे हम प्रेमाश्रम लिख रहे हैं, कर्मभूमि लिख रहे हैं, होरी के किरदारों के माध्यम से यानी गोदान लिख रहे हैं, गबन लिख रहे हैं, तो जिस जनता के लिए लिख रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाए तब तो वो सार्थक हो, ये तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है। इसलिए आपने एक बार सुना होगा कि प्रेमचंद जी मुंबई भी जाते हैं। जब ये बम्बई जाते हैं, वहाँ पे स्टूडियो में काम करते हैं, तो इनका यही रहता है कि हमारे जो उपन्यास हैं, हम ये कोशिश करेंगे इन उपन्यासों का फ़िल्मांकन हो और वो सबके सामने उसका प्रस्तुतिकरण हो। लेकिन आप देखते हैं कि बहुत दिन तक वो वहाँ पे भी जो मुंबई की हवा जो है, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद नहीं होती है, क्योंकि हर एक जगह पे आपने देखा है कि सबसे केंद्र में होता है धन। समाज की एक तरीके से समाज सुधार के लिए क्या काम किया जाए, उसकी दृष्टि से कोई काम नहीं करता, तो बहुत दिन ये टिकते नहीं, फिर चले आते हैं। अब हालाँकि ये चीज़ हम कहेंगे कि इस उद्देश्य को अगर जो प्रसार भारती वगैरह पे चीज़ें दिखाई गई हैं, उनका अगर आप देखें, तो उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आज की अगर दूरदर्शन वगैरह की बात किया जाए, तो वो तो हमें बहुत ज़्यादा देखने को भी नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत पहले किया गया था। और ऐसे उपन्यास अगर इन सारी चीज़ों को आप जब भी मनोरंजन की दृष्टि लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सीख मिलता है। लेकिन अभी तो सीरियल वगैरह बिल्कुल अलग ही तरीके से हो गए हैं।
तो बच्चन सिंह लिखते हैं कि जो प्रेमचंद जी हैं वो महात्मा गांधी की कार्यप्रणाली, जीवन दर्शन और व्यक्तित्व के प्रति प्रेमचंद जी की अगाध श्रद्धा थी। प्रेमाश्रम गांधीवाद के प्रभाव में ही लिखा गया था, यानी जो प्रेमाश्रम में इन्होंने उपन्यास लिखा वो गांधीवाद से प्रभावित होकर ही लिखा था। प्रेम के माध्यम से कैसे हृदय परिवर्तन द्वारा राम राज की स्थापना कर सकते हैं, उसका ध्येय, मतलब इस उपन्यास का ये ध्येय था। आंशिक रूप से ये बोल्शेविक क्रांति, रूस की आपने बोल्शेविक क्रांति सुनी होगी, उससे ये प्रभावित था। रंगभूमि को कहते हैं कि भारतीय जनजीवन का रंगमंच है, तो रंगभूमि जो उपन्यास है उसको कहते हैं कि ये तो भारतीय जनजीवन का रंगमंच है। रंगभूमि को बच्चन सिंह ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास भी कहा है। अब यहाँ पे देखिए, और इसके अलावा कहा गया है जो गबन है, गबन के संदर्भ में बच्चन जी लिखते हैं, इसमें मध्य वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश भी किया गया है। प्रेमचंद अपने उपन्यास में विभिन्न समस्याओं को आदर्शवादी एवं कृत्रिम समाधान प्रस्तुत करने का आरोप भी उन पे लगता रहा है। और साथ ही प्रेमचंद के मूल्यांकन के क्रम में बच्चन सिंह जी लिखते हैं कि प्रेमचंद के उपन्यासों के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे प्रायः एकांगी विचार हैं। एक ओर वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों की श्रेणी में रखे जाते हैं, तो दूसरी ओर उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपन्यासकार कहा जाता है। कोई उन्हें गांधीवादी कहता, कोई उन्हें मार्क्सवादी कहता, कोई आदर्शवादी कहता, तो कोई यथार्थवादी, कोई उनके कथ्य को भारतीय कहता, कोई उनके रूप को पाश्चात्य, यानी आप भारतीय भिन्न भिन्न रंगीन चश्मों से चश्मे का रंग हावी हो जाता है और इन सब में जो मूल प्रेमचंद जी है वो पीछे छूट जाते हैं। आप एक चीज देखे होंगे और जगहों पे, जो हमारे देश के अतिरिक्त और भी देश में आप देखेंगे तो जो साहित्यकार हैं या जो समाज सुधारक है उनको आप देखेंगे ना तो बहुत समाज इज्जत की नजर से देखता है। हमारे यहाँ पे हिंदी साहित्य इतना समृद्ध रहा है, संस्कृत साहित्य इतना समृद्ध रहा है, लेकिन आप बच्चों से पूछने लगो कि किसी के मुंह से अगर जुबान से कि क्या आपने इस साहित्य को पढ़ा, दर्शन को पढ़ा, ये हमारे भारत में क्या चीज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों को वो साहित्य और इन सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं है। खुद इन लोगों ने जीवन भर संघर्ष किया, सामाजिक योगदान में अपना पूरा जीवन खपा दिया, लेकिन उनके बदले इनको कितना याद किया जाता वो तो सिर्फ जयंती के दिन ही याद आता है। मतलब इतनी दुर्दशा खराब है कि हिंदी को भी हिंदी दिवस के दिन याद कराया जाता है, बाकी जयंती के दिन हम अपने जो श्रेष्ठ साहित्यकार है, उपन्यासकार हैं, इनको याद करते हैं। गोपाल राय ने ये भी लिखा है कि प्रेमचंद ने समकालीन मध्यवर्गीय समाज को जो अनेक प्रकार के अंतर्विरोध, तर्कहीन सामाजिक मान्यताएं तथा परंपरागत जो रूढ़ नैतिक धारणाओं से ग्रस्त था, उसको इन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि से यानी क्रिटिसाइज भी किया और उसका अध्ययन विश्लेषण किया तथा उसे अपने कथा संसार के माध्यम से प्रस्तुत किया। प्रेमचंद ने कथा प्रस्तुति की दृश्यात्मक परिदृश्यात्मक प्रवृत्ति को अपने उपन्यास में विशेषकर गोदान में शिखर पर पहुंचा दिया। ये तो समझिए कि ये ओवरऑल हम जो जिस्ट बात करें ये सिर्फ और सिर्फ प्रेमचंद जी के बारे में है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रेमचंद जी के अलावा आप देखेंगे तो इस समय जो है प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार में कौन-कौन से रहे हैं और उनके प्रमुख उपन्यास में हैं। जैसे उपन्यासकार के तौर पे इसके बाद 1887 में आप देखेंगे, 1880 का समय हमने प्रेमचंद जी का बताया, इसके बाद 87 में देखेंगे तो गोविंद वल्लभ पंत का जिक्र है जो उनके ही समय के रहे हैं, उन्हीं के युग के। और फिर गंगा प्रसाद 1889 करके है। जयशंकर प्रसाद और गंगा प्रसाद दोनों लोगों का जो है 1889 बताया गया है। इसके बाद जो है, क्योंकि एक चीज ये भी है ना कि आपको क्रम से लगाने के लिए आता है प्रकाशन वर्ष के अनुसार, मतलब किनका जन्म कैसे हुआ, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन लगाने को आता है। तो मान लीजिए आपने 1880 में प्रेमचंद जी को पढ़ा, प्रेमचंद योगिन में, इसके बाद जो है गोविंद वल्लभ पंत 1887, फिर 1889 में आप गंगा प्रसाद श्रीवास्तव को, फिर प्रसाद जी 1889, यानी गंगा प्रसाद के बाद जयशंकर प्रसाद का नाम दिया गया है। इसके बाद जो है 1890 में राधिका रमन, 1891 में जिक्र किया गया विशंबर नाथ शर्मा का, और 91 में विशंबर के अलावा चतुर्सेन शास्त्री भी हैं। और इन्हीं के समकालीन में शिवपूजन सहाय, हमने एक किसी वीडियो में आई थिंक बोल दिया था कि आंचलिक उपन्यास में आधा गांव शायद बोल दिया था कुछ ऐसा, लेकिन जो एक तो फणीश्वर नाथ वेणु का आंचलिक उपन्यास मैला आंचल को पहला माना गया है, और जो कुछ लोगों ने जिक्र किया था वो जिक्र किया था इन्हीं शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया, उसको कहा था, तो उसको सुधार लीजिएगा, मेरे मुंह से निकल गया था। तो ये शिवपूजन सहाय इन्हीं के समय के हैं। और सियाराम सरड़ करके हैं 1895 इनके बाद हैं। अनूप लाल मंडल, और इसके बाद चंडी प्रसाद हृदय करके हैं। इनके बाद भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं, और इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं। पांडे वेचन शर्मा उग्र करके हैं इसके बाद, और इसके बाद हैं श्रीनाथ सिंह, इसके बाद हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव, और फिर ऋषभ चरण जैन का जिक्र है, और इसके बाद जो जिक्र किया गया है मदारी लाल गुप्त, फिर हैं गिरजा दत्त शुक्ला। तो ये जो जितनी भी इंपॉर्टेंट रचना है उनको एक नज़र हम देख लेते हैं, है ना। आपका एक बार इंपॉर्टेंट तथ्य क्लियर रहेगा ना, तो जब हम मूल टेक्स्ट कराएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसको तो हम पहले ही पढ़ चुके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए गोविंद वल्लभ पंत जो है इनका सूर्यास्त प्रतिमा मदारी एक सूत्र,
इनके बारे में उल्लेख किया गया है कि सूर्यास्त प्रतिमा, मदारी और एक सूत्र। सूर्यास्त का समय बताया गया है कि 1922 है, प्रतिमा 1934 है, मदारी 35 में, एक सूत्र 1946 में है। और जो गंगा प्रसाद श्रीवास्तव है, इनका है महाशय भड़ाम सिंह शर्मा। गंगा प्रसाद जी ने जो लिखा है, श्रीवास्तव जी ने, महाशय भड़ाम सिंह शर्मा करके एक विलायती उल्लू 1932 में, विलायती उल्लू करके है। दिल की आग उर्फ दिल जले की आग 1932 में है। स्वामी चौकठानंद और लतखोरी लाल, ऐसे करके कुछ रचनाएं हैं, ये गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जी का है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद, इनका कंकाल है 1929 में। तितली करके उपन्यास है 1934 में है। और इरावती करके उपन्यास है 1936 में, लेकिन इरावती जो है ये अपूर्ण है। तो प्रसाद जी का 1889 से 1937, कंकाल 1929 में है, तितली 1934 में है, इरावती जो उपन्यास है 1936 में है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे दिया है राधिका रमण प्रसाद सिंह। राधिका रमण प्रसाद सिंह का 1890 से 1971 का कालखंड है। और राधिका रमण का है राम रहीम। राम रहीम 1936 में है। पुरुष और नारी, राम रहीम तो कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पुरुष और नारी, इसमें देखिए और करके राधिका रमण के कई रचनाएं हैं, जैसे आप देखिए राम वर्सेस रहीम तो 36 में, पुरुष और नारी 1939 में, माँ करके और ये संस्कार 1942, चुम्बन और चाटा 1956। इसके बाद विशंबन नाथ शर्मा कौशिक का है। राधिका रमण का जो है, हाँ, इसके अलावा राम रहीम, चुम्बन चुम्बन और पुरुष और नारी, ये करके हो गया। इसके बाद विशंबन नाथ शर्मा कौशिक 1891, इनका है माँ। माँ 1929 में है इनका। भिखारड़ी करके है, माँ भिखारड़ी संघर्ष। माँ भिखारड़ी संघर्ष, क्योंकि माँ भिखारड़ी कई बार एग्जाम में आया है, तो आप विशंबर शर्मा कौशिक के तीनों ध्यान रखिएगा, माँ है, फिर भिखारड़ी है, फिर संघर्ष है। 1929 में माँ और भिखारड़ी भी 29 में, लेकिन संघर्ष जो लिखा गया वो 1945 में लिखा गया। इसके बाद जो है चतुरसेन शास्त्री का जिक्र किया गया है। चतुरसेन शास्त्री की जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, देखिए एक तो हमने इम्पोर्टेंट रचनाओं को हाईलाइट कर दिया है, लेकिन फिर भी आप सारी रचनाओं को इक्वली वेटेज में थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा। 4 विकल्प जब आते हैं तो उसमें एलिमिनेट करने में आपको बहुत सहूलियत रहता है। इसलिए देखिए जो चतुरसेन शास्त्री हैं, इनकी जो रचना हृदय की परख, तो हृदय की परख का जो समय बताया गया ये 1918 बताया गया है। मतलब वही समझिए कि 1918 में आप सेवा सदन का ये देख रहे हैं, लगभग वही उसी समय आया प्रेमचंद जी का। तो हृदय की परख करके हो गया। और इसके बाद जो है व्यभिचार 1924, हृदय की प्यास 1931। तो हृदय की परख भी है, हृदय की प्यास भी है, लेकिन जो परख है वो 18 में आया, और जो इनका हृदय की प्यास करके आया वो 1931 में आया, यानी बाद में आया। आत्मदाह 1937 में है। अमर अभिलाषा 1933 में है। और चतुरसेन शास्त्री की वैशाली का नगरवधु 1948, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। आई थिंक यूपी हायर कमीशन में ये लगा भी है, और वैशाली की नगरवधु पे भी आप देखेंगे तो इसका जो है फिल्मांकन आपको देखने को मिल जाएगा, काफी अच्छा है। वैशाली की नगर वधु में भी आप देखेंगे कि नगर वधु बन के वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, लेकिन अंततः उसको कुछ नहीं मिलता। और आपने देखा है कि भगवान बुद्ध से जब वो जाते हैं, उनके शिष्यों से ये मतलब कि आज्ञा मांगती है कि हमें भी जो है बौद्ध भिक्षु की भांति, मतलब कि वो क्या नाम है, बुद्ध भगवान से इनलाइट होना है, यानी अपने आप को जो है, अपने आप को समझना है, ज्ञान लेना है। तो ये कह दिया जाता है कि वेश्या के लिए जो है ये दरबार नहीं खुला है, लेकिन फिर आप देखते हैं कि जो भगवान बुद्ध हैं वो इनलाइटन करते हैं, यानी इनको जो है मूल मंत्र देते हैं। तो ये वही हमने कहा ना कि मतलब वेश्याओं की स्थिति एकदम हमारे समाज में जो है बिल्कुल बहिष्कृत स्थिति, लेकिन जैसे ही उनको वो चीज़ मिलता है, तो आप इसमें भी देखिए प्रेमचंद जी ने जो सेवा सदन में दिखाया है, अंत में आप देखते हैं कि जो वेश्या वृत्ति के उसमें चंगुल में फँस जाती है, जब उनको ये मौका मिलता है कि वो समाज का कुछ कल्याण कर सके, तो वो सबसे पहले समाज में तत्पर होती है, सब कुछ खो के। यानी आप पूरे उसमें उपन्यास में देखेंगे कि बहन का घर बस जाता है, माता-पिता नहीं रह जाते हैं। ये बहन क्यों इतना ज़्यादा, क्योंकि आप देखते हैं कि सेवा सदन में इनके पिता जो होते हैं दरोगा होते हैं, और वो हमेशा न्याय से लड़ते हैं, और न्याय से लड़ने की वजह से उनको ये समाज जो है अन्याय के विरुद्ध खड़ा करके जेल में डलवा देता है। और इस लड़की की इतनी दुर्गति होती है कि शादी नहीं हुआ, सब कुछ नहीं हुआ, फिर वो वेश्यावृत्ति में फँस गई। फिर वहाँ के बाद वेश्यावृत्ति में फँसने के बाद जब पिता को चलता है कि हमारी बेटी इस हद तक चली गई, तो पिता कूद के आत्महत्या कर ले रहा है। और फिर जब कुछ भी रास्ता नहीं बच रहा है, जो उसका प्रेम है, उसका प्रेम भी छिन जा रहा है, तो अंततः फिर भी वो हार नहीं मानती, और जब उसको ये रास्ता दिखाया जाता है कि तुम समाज में कुछ समाज के योगदान के लिए काम कर सकती हो, फिर भी वो नारी जो है सबके लिए, समाज के लिए संघर्ष करने को तैयार है। वो अपने आप के जीवन को लोगों को बनाने के लिए खपा देती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कितनी जीवंत नारियाँ हैं ये सब,
तो ऐसी देखिए कल्पना कौन कर सकता है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की कल्पना का आधार है और वो कल्पना नहीं होगा, उसका जीवंत रूप या कुछ भी ऐसा समाज में उन्होंने देखा होगा, तभी ऐसा तो अचानक नहीं है कि कोई चीज़ माइंड में आ गया, कुछ तो समाज में उससे रिलेटेड कुछ चल रहा होगा तभी उन्होंने इस तरीके से लिखा होगा। तो जो वैशाली की नगर वधू है बहुत अच्छा उपन्यास है। मंदिर की नर्तकी करके है, रक्त की प्यास करके है। देखिए एक हृदय की प्यास करके भी है चतुर्सेन शास्त्री का, एक रक्त की प्यास करके है। रक्त की प्यास 1951 में आया और अपराजिता 1952 में है, आलमगीर 54 में है, सोमनाथ 1955 में, एक वयम रक्षामा, हाँ ये सिलेबस में लगा है हायर कमीशन में वयम रक्षामा करके। ये चतुर्सेन शास्त्री जी का है वयम रक्षामा। एक वैशाली की नगर वधू को ध्यान रखिएगा 1948। वैसे चतुर्सेन शास्त्री भी प्रेमचंद योगिन बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं। मैक्सिमम इनके जो उपन्यास है वो पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जैसे हृदय की परख है, प्यास है और ये आत्मदाह पूछा जाता है, वैशाली की नगर वधू, एवं रक्षामा है, अपराजिता है ना? मंदिर की नर्तकी हो गई, ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करीबन 16 उपन्यास का जिक्र है। हृदय की परख, व्यभिचार, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, वैशाली और फिर मंदिर की नर्तकी, रक्त की प्यास, अपराजिता, आलमगीर, सोमनाथ, एवं रक्षामा, गोली, सोना और खून, सह्याद्री की चट्टानें, बिना चिराग का शहर। शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया अभी हमने बात किया था कि जब आंचलिक उपन्यास की बात हो रही थी, तो आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में फणीश्वरनाथ रेणु का तो नाम दर्ज किया गया था, लेकिन साथ ही साथ ये लोग कह रहे थे कि नहीं इससे पहले भी देहाती दुनिया लिखा गया, तो हम देहाती दुनिया को दरकिनार नहीं कर सकते। तो शिवपूजन सहाय का 1926 में आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में इसे भी यानी देहाती दुनिया को भी रखा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे सियाराम शरणगुप्त 1895 और इनका गोद है 1932 में और इसके बाद अंतिम आकांक्षा 1934 है, नारी करके 1937 में है। इसके बाद अनूप लाल मंडल 1896 से 1982 ईस्वी और निर्वासिता करके है 1932 में, समाज की बेदी पर 1931, साकी 1932, रूपरेखा 34, ज्योतिर्मयी 34, मीमांसा 37, अमारों की दुनिया, दर्द की तस्वीर 1945, बुझने ना पाए। चंडी प्रसाद हृदय करके हैं और इनका है मनोरमा करके। इसके बाद है मंगल प्रभात। भगवती प्रसाद वाजपेयी 1899 से 1973 इनका कालखंड है और प्रेम मठ, मीठी चुटकी, अनाथ, मतलब इतने समय में मतलब जीवन काल जो रहा है जन्म से मृत्यु पर्यंत, तो इन्होंने जो है प्रेम पथ, अनाथ पत्नी मुस्कान, त्यागमयी 32 में, प्रेम निर्वाह, लालिमा 34 में, पतिता की साधना 1936 में लिखा, पिपासा, दो बहनें 1940, नियंत्रण 1942, चलते चलते 1951 है, भूदान, भूदान, फिर विश्वास का बल 1956, एक प्रश्न 56, निरंतर 57, उनसे ना कहना, चंदन और पानी, टूटते बंधन, आज और अभी 1971। बहुत सारी ऐसे उपन्यास हैं जिन पे टेली फिल्म भी बनाया गया, बहुत सारे एपिसोड टेली फिल्म के बने हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मनोरंजन के लिए कुछ और देख रहे हैं या मनोरंजन के साथ ही अपने साहित्य की चीज़ों को देख रहे हैं, जिनसे आपको थोड़ा-सा ये हो कि आपका नज़रिया भी क्लियर हो और आपको रस भी आए, आपका क्वेश्चन भी तैयार होते रहे। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट रचना है। 1899 से 1961 का जो कालखंड रहा है, वो निराला जी का रहा, जिसमें अप्सरा 1931 में आया है, अलका 1933 में आया, निरूपमा 1936 में आया है, प्रभावती 1936 में है, कुली भाट 39 में है, बिल्ले सुर बकरिहा करके है 1942 में है, चोटी की पकड़ 1946 में है, काले कारनामे अपूर्ण 1950 में है, इंदुलेखा अपूर्ण करके, ये भी रचना इंदुलेखा अपूर्ण करके। बाकी कुछ रचनाएं और भी हैं अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पांडी शर्मा बेचन उग्र जी का जैसे है, चंद हसीनों के खतूत करके इंपॉर्टेंट है। 1900 से 1967 का कालखंड इनका रहा, चंद हसीनों के खतूत का समय है 1927, दिल्ली का दलाल, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र का जितना भी यहाँ पे मेंशन किया गया सब इंपॉर्टेंट है। चंद हसीनों के खतूत 27 में, दिल्ली का दलाल 27 में, चॉकलेट 1927 में, बुधवा की बेटी 1928 में, शराबी 1931 में, मनुष्यानंद 1935 में, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 में, जी 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 करके है, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। बाकी जूहू, घंटा, फागुन के 4 दिन। श्रीनाथ सिंह जो है इनका उलझन है 1922 में, क्षमा 1925, प्रेम परीक्षा 1927 में है, एकाकिनी 1927, जागरण 1937, प्रजामंडल, एक और अनेक 51, अपहर्ता। फिर प्रताप नारायण श्रीवास्तव 1904 से 78 का समय इनका, विदा है 1927 में, विजय है 1937, विकास 38 में, 42-47, विसर्जन 1949, एक बेक्सी का मजार है, कई बार पूछा गया प्रताप नारायण श्रीवास्तव का, 1957 है, बिस्मुखी हो गया, वेदना, वेदना 1959 है, वंदना 61 है, वंचना 62 है, विनाश के बादल 63, विपथगा करके 1964 में है। इसके बाद बंधन विहीनता 64, व्यायावर्तन 64, वंदिता 68, विश्वास की बेदी पर और विहान करके ये रचनाएं हैं।
अब यहाँ पे देखिए ऋषभ चरण जैन का अगर देखें तो कुछ रचनाएं जैसे मास्टर साहब 1927, पैसे का साथी 1928 है, दिल्ली का व्यभिचार 1928 में है। ये ऋषभ चरण जैन 1912 से 85 का जो समय है, दिल्ली का व्यभिचार करके है 1928 में। चांदनी रात 1930, सत्याग्रह 1930, इसके बाद धुराचरण के अड्डे 1930, गदर 1931 और फिर भाग्य 1931, भाई 1931, है ना। मधुकरी, दिल्ली का कलंक करके है, दिल्ली का व्यभिचार करके 28 में आया था और दिल्ली का कलंक करके ही 1936 में आया। इसके बाद चंपाकली 35 में, मंदिर द्वीप 36 में, हिज हाइनेस 1938 में, मैखाना 3 1940 में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए। और मदारी लाल गुप्त है इनका, गौरी शंकर 1923, सखा राम करके 1924 में, मानिक मंदिर करके 1926 में। बाकी गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश का संदेह 1925, प्रेम की पीड़ा 30, अरुणोदय बाबू साहब, अरुणोदय 30 में है, बाबू साहब करके 32 में है, पाप की पहेली करके जो है ये है। तो यहाँ पे हमने जितने भी प्रमुख उपन्यास हो सकते थे और उपन्यासकार जितने थे उनको हमने एक बार आपको एक विहंगम अवलोकन करा दिया है कि ताकि आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इनको पढ़ना है। बाकी इनके मूल टेक्स्ट में विस्तार से इनके बारे में वर्णन किया गया है, जिन पे हम जो आपका सेकंड क्लास इसके बाद जो क्लास आएगा उसमें हम इनके विषय वस्तु विस्तार से वर्णन करेंगे और साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको पता है उनको हम साथ में आपको बताते चलेंगे, ताकि आप जो है जब कोई भी विधा उठाएं तो उसमें रसमग्न हो जाएं। अगर आप विधा उपन्यास पढ़ रहे हैं तो उपन्यास के बारे में थोड़ा सर्च करिए, समझने की कोशिश करिए, थोड़ा इन डेप्थ जाइए, आपका इंटरेस्ट भी जगेगा और उस विधा पे अच्छी कमांड भी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो ये विश्वास करिए कि हायर एजुकेशन में आपको इंटरव्यू तक जाना है, चाहे आप पीएचडी स्कॉलर होना हो, कुछ भी हो। तो अगर आप एक सब्जेक्ट पे स्पेसिफिक कोई चीज़ कर रहे हैं तो उस तरीके से आप उसका गहनतम अध्ययन करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो गद्य साहित्य के इतिहास में ये जो हमारा जर्नी चल रहा है, इसमें इस यात्रा में हम लोग अभी प्रेमचंद पूर्व युग के प्रेमचंद युगीन जो उपन्यास है उनमें प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार उनके बारे में पढ़ा। लेकिन अब हम कालखंड के डिवीजन के आधार पे जो आपका आगामी जो क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे मूल टेक्स्ट से, ठीक है। और फिर साथ में पीवाईक्यू भी करते रहेंगे। अभी तो हमने ओवरऑल एक व्यू देने की कोशिश की, तो अब टाइम ही नहीं रहा, 1 घंटा हो गया लगभग, और हमने ये टाइम सेट रखा है कि आप ज़्यादा 1 ही घंटे दीजिए, फुली डेडिकेट होकर टाइम को दीजिए। बाकी चैनल पे आपको जो है काव्य शास्त्र कराया जा रहा है, डॉक्टर नगीन के साहित्य इतिहास है, शुक्ल जी का सीरीज है, इनको साथ में आप करते रहें। कोई भी स्टूडेंट, चाहे आप हिंदी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, जितने भी आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं वो सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। अगर आपके सिलेबस में काव्य शास्त्र है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, गद्य की विविध विधाओं में उपन्यास, कहानी, रेखा, कुछ भी चीज़ें लगी हैं, मेंशन की गई हैं, तो ये समझिए वो इक्वली इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, है ना। तो ये चीज़ हम बता दे रहे हैं। और बाकी टेलीग्राम जो है डिस्क्रिप्शन लिंक आपको देखेंगे तो वीडियो के नीचे एक आता है ना डिस्क्रिप्शन का, तो वहाँ पे आप देखेंगे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाए, वहाँ पे बराबर अपडेट भी मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं हम वहाँ पे आपको साझा भी कर देंगे। और बाकी कोई भी क्वेरी आपके मन में चल रही हो तो उसको कमेंट में पिन करें। बाकी जल्दी ही जैसे ही आपका उपन्यास विधा खत्म होगा, एक दिन हम लाइव सेशन लेंगे, डाउट सेशन, उस दिन आप सभी आइएगा, हम टाइम पहले से बता देंगे। और लाइव सेशन में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, कैसे क्या कर सकते हैं, उसमें डाउट क्लियरिंग सेशन टाइप में हम कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि आपको लगेगा कि फुली हम लोग एक क्लास को अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में कंप्लीट करें। और हाँ, ये चीज़ है, आप सभी के पास अगर ये अपनी किताब हो तो उस किताब से इसको फॉलो करते रहें, यहाँ से पढ़ने के बाद भी खुद से पढ़ें, ताकि ये हो कि इस जर्नी में जैसे जैसे हम चल रहे हैं, जैसे ख़त्म करें वैसे आप भी उसको ख़त्म करते रहें। बहुत अच्छा फील होगा जब आप एक किताब को पूरी तरीके से ख़त्म कर लेंगे। तो गद्य की विधा में हम इसको पढ़ लेंगे, फिर शुक्ल सीरीज में हम पूरे साहित्य इतिहास को पढ़ लेंगे, डॉक्टर नगीन के साहित्य इतिहास को देखेंगे, काव्य शास्त्र में हमने निशा अग्रवाल है, साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट भगवती करें, इनके अलावा जो है भगवती करके कुछ मतलब जो हमने कराया, अभी नाम ही नहीं याद आ रहा है, तो मतलब वो भी 2-3 टेक्स्ट से हमने मूल करा दिया है। तो ये समझिए कि आपका ना ओवरऑल मूल टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपके अंदर एक अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। बाकी हम क्वेश्चन करा ही रहे हैं तो आपकी फुली प्रिपरेशन हो जाएगी। बस आप लोग जो भी देख रहे हैं बहुत ही तन्मयता से देखें, फुली सपोर्ट करें। सपोर्ट इट मीन्स कि कोऑपरेटिव थोड़ा-सा बने, ताकि हमें लगे कि हाँ, चाहे 50 ही बच्चे हैं बट वो बच्चे रेगुलर हैं, वो हमें दिखना चाहिए। तो हम भी पूरी तरीके से एफर्ट लगाएँगे। एज़ ए स्टूडेंट हम भी आपके साथ बहुत अच्छे से इस जर्नी को जी रहे हैं, तो आप भी बिल्कुल इस जर्नी में अपनी भूमिका वैसे ही अदा करिए। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं एंड करते हैं, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और फिर हम मूल टेक्स्ट पे विस्तार से बात करेंगे। अभी तक का जितना पढ़ाया गया उसको बिल्कुल जैसे-जैसे हम करा रहे हैं
वैसे ही खत्म करते चल दिए। और बाकी डाउट सेशन जिस दिन रखेंगे उस दिन आपकी कोई भी क्वेरी हो वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी।